सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही प्यारे होंगे। सो गाइस, तो आज हम ऐसे व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं जो आदिवासी समाज के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है और बहुत सारा सेक्रीफाइस भी किया है। तो हम आज जाएंगे ऊंचा गांव में। तो ब्लॉग में आप बने रहो और कंटिन्यू देखते रहो। सो गाइस, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो ऊंचा गांव है यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं। जो दादाजी है उनका नाम सांगलिया दादा है। तो हम उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनके बारे में जो दादाजी बताने वाले हैं आप शांतिपूर्वक सुनो और इस लोग को देखते रहो। मेरा नाम सांगलिया भाई रूपा भाई वलवी। मैं गुजरात तापी जिले से ऊंचा गांव जो अभी कुकरमुंडा तहसील में है वहां से बात कर रहा हूं। पिकअप लोग के हरीश पाड़वी आज मेरे यहाँ मेरी मुलाकात हेतु पधारे हैं। उनका जो पिकअप लोग चलता है इसमें ये सामाजिक लेवल पे काम करने वाले इस क्षेत्र के सातपुरा इलाका तापी परिसर जो है यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जिन जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किए हैं समाज के लिए और खास करके आदिवासी समाज के सवालों को लेके जिन जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किए हैं उनके बारे में ये अभी ये क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का परिचय और उन्होंने जो संघर्ष किए है वो संघर्ष के बारे में जानकारी हेतु और समाज में जो काम करने वाले लोगों से जो प्रेरणा मिलने वाली है वो प्रेरणा समाज को और खास करके आज के युवा जो है आदिवासी समाज में उनको देने के लिए और उनके सामने रखने के लिए पधारे हैं। मैं हरीश पाड़वी का बहुत धन्यवाद मानता हूँ तहे दिल से, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आज के जो युवा है उनको समाज के जो लोग हैं अच्छे काम करने वाले लोग उनके तरफ से जो प्रेरणा और संदेशा जाना चाहिए। तो मैं आप सब युवा धन से मेरी तरफ से सबको आपकी जय करता हूँ और आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ कि आज हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, आज मेरी जो आयु है वो 63 साल की है और हम जब छोटे थे यानी जो हमारा बचपन था वो काफ़ी संघर्षमय रहा है और हमारा पिछला इतिहास देखेंगे कि जैसे ही देश जो है वो स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता पूर्व की जो आदिवासी समाज की जो परिस्थिति थी, आदिवासी समाज की दशा थी, आदिवासी समाज का जो सवाल था वो बहुत ही एक संघर्षमय रहा है। हमारे पहले इस क्षेत्र में जमीन के आंदोलन हुए और खास करके जिन जिन इलाकों में आदिवासी समाज के पास जमीन नहीं थी वो लोग सिर्फ मजदूरी करते थे। तो मजदूरी करने वाले जो आदिवासी समाज थे उनके सवाल अलग थे और जिन लोगों के पास में जमीन थी तो वो जमीन वाले आदिवासी समाज के पास अलग सवाल थे। तो ये जो मेरा पूरा क्षेत्र है, ये मेरा पूरा क्षेत्र जैसे कि ये निझर, कुकरमुंडा, अक्कलकुआ, तलोदा, सातपुरा, डेडियापाड़ा, सागबारा, उच्छल, ये जो पूरा पट्टा है, ये पूरा पट्टा जो है जिसके पास में जमीन थी ये साहूकारों के शोषण से बहुत प्रभावित थे और उस टाइम जो ये इलाके में
जो साहूकारों का शोषण था, खास करके ब्याज जिसको कहा जाता है, ब्याजखोरी से यहाँ पे बहुत शोषण होता था। लोगों के पास में जमीन थी, वो जो जमीन है उसमें जो पकता वो अपना परिवार चलाने के लिए उसमें से चलाते, फिर बाकी के खर्चे के लिए, खेती के खर्चे के लिए, सामाजिक खर्चे के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, फिर स्वास्थ्य के लिए उसी में से चलाना पड़ता था। उसी इसमें से चलता था। पर क्या होता था कि ब्याज के चक्कर में साहूकारों से लेने से लोगों को जीवन चलाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, यहाँ तक कि भूखे मरने का नौबत भी आ जाता था। और समाज में जानकारी के अभाव से, कानूनी जानकारी कम होने से, और फिर शिक्षा जो है वो शिक्षा भी आज़ादी के शुरू के समय में शिक्षा भी बहुत कम थी। शिक्षा के लिए भी लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, स्कूलें भी नहीं थी पर पूरे पट्टे पे। तो ऐसे में हम लोग जो हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन की शुरुआत हुई, मेरा जो जन्म है 1958 में हुआ था, और ये स्वतंत्रता के थोड़े ही समय में हम लोगों का जन्म हुआ। तो उस टाइम शिक्षा स्कूल जो थे वो बहुत कम थे, और जैसे समझ लो कि शिक्षा की शुरुआती तबक्का था, तो उसमें अपना जो क्षेत्र है ये पूरा मुंबई राज्य में था। मुंबई राज्य में होने के कारण, जैसे कि समझ लो कि मेरा 58 में जन्म है, तो मैं लगभग 63, 64, 65 के आसपास में स्कूल में दाखिल हुआ था। और उस समय जो बच्चे थे वो पहली कक्षा में 12-13 साल के बच्चे भी एडमिशन लेते थे। उसकी वजह थी कि शिक्षा पे जो रुचि थी वो लोगों में कम थी, और दूसरी जो बात है, शिक्षा में कम रुचि होने का कारण जो था वो एक गरीबी था। गरीबी उस टाइम बहुत ही एक बड़ी समस्या थी। लोगों के पास में पैसा भी नहीं था, पेट भरने के लिए भी उस समय बहुत काफ़ी तकलीफ रहती थी। और गांव में मैं आप सबको बताने जाऊं तो गांव में कम से कम 90% लोग शाम को भूखे ही सो जाते थे, ऐसी परिस्थिति थी। तो ऐसे में घर चलाना ये बहुत कठिन था। तो इसके लिए छोटे छोटे जो उम्र के बच्चे थे उनको भी मजदूरी करने के लिए या घर चलाने के लिए एक समय था, तो उसमें सहभागी हो जाते थे। इससे गरीबी के कारण माँ बाप भी बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। यहाँ तक कि किताब जो है, किताब लेने के लिए पैसा नहीं रहता था, पैसा नहीं बचता था, और बाकी का पूरा जो सामान है शिक्षा के लिए उसके लिए भी नहीं बचता था। और स्कूल में जाने के लिए समय भी नहीं रहता था। वो समय नहीं रहने के पीछे कारण था कि बाकी जो हमारे परिवार में छोटे बच्चे रहते थे उसके रखवाली करनी पड़ती थी। माँ बाप मजदूरी के लिए जाते और हमको रखवाली करनी पड़ती थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम पढ़ पाना बहुत कठिन था। तो मेरा जो जीवन है, मैं पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक इटवाई जो प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ा था। और शुरू की जो शिक्षा थी, नए जो शिक्षक आए थे 60 के बाद में, तो हमारे पुराने शिक्षक थे जो मराठी से प्रभावित थे। तो हम लोगों को आधा गुजराती और आधा मराठी पढ़ने का नसीब हुआ था। हम कम से कम 9वीं 10वीं कक्षा तक पहुँचे, तब हमको गुजराती पूरी समझ में आई। और फिर हम लोग 11वीं जिसको कहा जाता है, तो उस समय 11वीं की परीक्षा देकर हम कॉलेज में दाखिल हुए थे। तो हमारे समय पे मैं पहला जो विद्यार्थी था जो 10वीं की परीक्षा दी थी। और उस टाइम 7वीं जिसको फाइनल कहा जाता था,
तो परिस्थिति आप सब लोगों को बताने के लिए, युवा वर्ग को बताने के लिए ये कहने की जरूरी है कि मैं तब 8वीं कक्षा 7वीं में फुलवाड़ी गया था। फुलवाड़ी आधी स्कूल यानी आधा ही पढ़ा था, साल भर पूरा नहीं पढ़ पाया। मैं फिर वहाँ से भाग के घर को आया। फिर हमारे गांव के एक पढ़े लिखे अच्छे पहले बीए पढ़े थे, गुरसिंह काका करके, अभी वो नहीं रहे, पिछले साल गुजर गए। तो वो हमें बोरदा जो आश्रम है वहाँ पढ़ाने के लिए लेके गए और मैं 8वीं और 9वीं तक वहाँ बोरदा में पढ़ा। तो बोरदा से फिर यहाँ 7वीं के लिए मैं आपको बात करूं तो नहीं, 7वीं कक्षा में मैं बोरदा में दाखिल हो गया था। तो फाइनल परीक्षा कहा जाता था। तो एक समझने जैसी बात है। तो उस टाइम हमारे पास में किराया भी नहीं रहता था, किराया भी नहीं मिलता था घर से। 7वीं परीक्षा देने के लिए हम लोगों को व्यारा जाना पड़ता था फाइनल की परीक्षा के लिए। तो बोरदा से हम 7वीं की एग्जाम देने के लिए व्यारा जाने वाले थे। तो वहाँ तक हमको किराया लगने वाला था व्यारा जाने के लिए, और फिर किराए के साथ में कुछ खर्चा भी लगने वाला था। तो इसके लिए मैं पैदल बोरदा से चलता चलता ऊंझा आया। तो बोरदा से ऊंझा तक का जो फासला है वो कम से कम 55-60 किलोमीटर का है। वहाँ से मैं पैदल आया, घर पर आया। पिताजी घर पर नहीं थे। हम लगभग 7 बजे सवेरे निकले थे, 7 बजे यहाँ पहुँचे। घर को आके मैंने पूछा कि माँ, मैं 7वीं कक्षा की एग्जाम देने के लिए व्यारा जाने वाला हूँ, तो वहाँ के खर्चे के लिए आया हूँ। तो माँ ने बताया कि बेटा, आज ही अपने घर में खाना नहीं है तो मैं किराया कैसे दूंगी। तो पड़ोस से मुझे एक मौसी ने थोड़े चावल दिए और थोड़ी दाल दी। वो शाम को पकाया और उसमें से बचा था वो लेके मैं पैदल फिर यहाँ से बोरदा जाने के लिए निकला। बोरदा पहुँचा, वहाँ शाम को रुका। शाम को वहाँ के जो आश्रम के जो हमारे हेडमास्टर थे, नगीन भाई करके, उन्होंने हम लोगों को खाना वगैरह पका के दिया। वो खाना बांध के हम पैदल निकले। तो पैदल बहुत जंगल था और जंगल का रास्ता था, उससे हम उकाई पहुँचे। उकाई और निकले कितने बजे? हम रात को 1:30 बजे निकले। तो चलते चलते हम सवेरे 8 बजे उकाई डैम पे पहुँचे और वहाँ से फिर मैंने किसी को बताया नहीं। वो सब लोग उकाई से बस में बैठ गए, मैं पैदल सोनगढ़ पहुँचा। तब तक खाना वगैरह हो गया था। खाना खा के सब बस से निकल गए, कोई रेल से निकल गया, कोई बस से निकल गया। फिर मैं पैदल ही उसी दिन शाम तक व्यारा पहुंचा था। तो इस तरह से इससे आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि शिक्षा के लिए हमारे समाज को उस टाइम कितना कठिन था। तो मैंने फाइनल की परीक्षा दी, मैं फाइनल पास हुआ, 8वीं कक्षा में दाखिल हुआ। ऐसा करके मैंने 7-12 जेके हाई स्कूल से 12वीं परीक्षा पास की कॉमर्स में, और उसके बाद में राजपीपला कॉलेज के लिए एडमिशन लिया। तो कॉलेज में जब मैं गया था, आज के युवाओं को बताने जैसी बात है कि कॉलेज में जब गया था तो मेरे पास में सिर्फ 120 रुपया था। 120 रुपया लेके कॉलेज में पहुंचा था। मेरे पिताजी दूसरे के यहाँ सालदारी करते थे, तो उनसे भी मैं ज्यादा पैसा मांग सकूं ऐसी स्थिति नहीं थी। एक जोड़ कपड़े थे मेरे पास में, सिर्फ एक जोड़ कपड़े, और एक जोड़ कपड़े के साथ में एक ही चादर थी और एक ही अंडरवेयर थी। मैंने एक साल 120 रुपये पे पूरा चलाया और मैंने कॉलेज एक साल यानी F5 का जो पहला साल था वो मैंने सिर्फ 120 रुपये में पूरा किया। उसके बाद में घर को पैसे मांगने की कभी भी मेरी हिम्मत नहीं थी। तो जैसे वैसे करके दोस्तों से वहाँ पे लारी वगैरह चला था, ये करके फिर मैंने फिर कुछ अच्छे दोस्त थे
वो भी मुझे मदद करते। ऐसा करके मैंने 3 साल पूरा किया। 3 साल पूरा करने के बाद घर पे आया। घर पे आने के बाद में मैंने पूरे समाज को मैंने देखा। पूरा समाज दमित था, पीड़ित था, शोषित था और कोई भी ये सामाजिक लेवल पे हमारे यहाँ कोई संगठन नहीं था। और संगठित स्वरूप से हमारे सवालों को लेके जो हमारे समाज का जितना शोषण हो रहा था, वो शोषण को हम संगठित स्वरूप से कैसा लड़े और शोषण से मुक्ति दे। यहाँ पर अन्याय भी होते थे, अत्याचार भी होते थे। अन्याय इतना होता था कि हम लोगों को कहीं पर भी न्याय नहीं मिलता था। अत्याचार इतने होते थे कि अत्याचार के खिलाफ हम लड़ नहीं पाते थे, छूट-फूट, क्योंकि हमारी कमजोरी सबसे बड़ी गरीबी थी। और गरीबी के कारण हमारा परिवार चलाने के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं मांगना पड़ता था। जिससे मांगते थे उसके सामने लड़ना हमारे लिए कठिन था। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने सब सोचा कि हमारे समाज को इकट्ठा करना चाहिए, हमारे समाज को संगठित करना चाहिए। इस बेच के पे हम फिर धीरे धीरे मैंने लोगों से मिल के लोगों को संगठित करने का कार्यक्रम चालू किया। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में भी कई सारे ऐसे संघर्ष आए थे। फीस के लिए संघर्ष आए थे, उसमें भी हम लोगों ने लड़ाई की। राजपीपला में मैं पढ़ता था, वहाँ पर भी हम लोगों ने विद्यार्थियों के साथ मिलके विद्यार्थियों को संगठित करके विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सारे संघर्ष किए थे। तो ऐसे में ये मेरा जीवन ही ऐसा संघर्षमय हो गया था। तो ऐसे में हमारे संबंध भी लोगों से बड़े थे। संघर्ष में जो संगठन में काम करने वाले लोगों से हमारे संबंध बड़े थे। तो ऐसे में 1990 में मेरे यहाँ वेड़छी से अशोक भाई चौधरी जो अभी हमारे पूरे देश में उसका सामाजिक लेवल पे अच्छा परिचय है। उन्होंने समाज में बहुत संघर्ष किए हैं। उसके जीवन में नवनिर्माण आंदोलन जो है वो 1972 में हुआ था। वो नवनिर्माण आंदोलन के वो एक प्रणेता भी रहे हैं और उन्होंने नेतृत्व भी अपने हाथ में लिया था। और गुजरात की सरकार को भी उस टाइम उन्होंने हिला दिया था। ऐसे अशोक भाई चौधरी ढूंढते मुझे मेरे इलाके में मेरे यहाँ आए थे और फिर उनके साथ मिलके यहाँ के सवालों को लेके हम लोगों ने संघर्ष चालू किए। उनकी प्रेरणा से यहाँ के युवा, यहाँ के जो हमारा जो पट्टा है, जैसे अक्कल कुआ, साहदा, वेरदा, निझर, इधर खापर से लंबा, ये जो पूरा पट्टा है सातपुरा, ये सब लोग मिल गए और कार्यकर्ता मिले, राजकीय कार्यकर्ता मिले, सामाजिक कार्यकर्ता मिले। और खास कर से करके उस टाइम धर्म का ज़्यादा चलता था, तो धार्मिक जो हमारे संगठन से उससे भी मिले। हमारे पूर्वज काटासवाण के केसरे सिंह दादाजी और हमारे पूर्वज संत गुलाम महाराज और हमारे पूर्वज जो 1976 के आसपास साहदा इलाके में अंबर सिंह महाराज, जिन्होंने मजदूरों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो उनकी धर्मपत्नी छायाताई सुरतवंती, वाहरूजी सोनवणे, ऐसे लोगों के साथ मिलना हुआ। और फिर ये जो अन्याय, अत्याचार और खास करके हमारे समाज की जो जमीन है, वो जमीन ब्याज में, कर्जे में गैर समाज के पास में चली गई थी। उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए और खास करके ब्याज मुक्ति के लिए जो आंदोलन चला, उसमें हमारे समाज को इकट्ठा करके ब्याज यानी शोषण,
जिसको कहा जाता है शोषण मुक्ति के लिए भी आंदोलन चलाई। इससे ये हुआ कि मेरा जो जीवन है वो जीवन समाज में ऐसी मेरी पहचान हो गई कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ। तो ऐसे में लोग मेरे पास आने लगे और इधर से अशोक भाई की प्रेरणा मिली। अशोक भाई की माँ जो दशहरी बा है, जो जिन्होंने आज भी उनका इतिहास है पूरे परिवार का कि उन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम में पूरा जो उनका जीवन है कांजी काका के साथ में समर्पित कर दिया था। उसके बाद में उससे पहले उस इलाके में जो आंदोलन चले, देवी आंदोलन चले, फिर उसके साथ में जो शोषण मुक्ति, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ वो लोग बहुत लड़े। तो उनका जो जीवन है, उनकी जो प्रेरणा है हमारे साथ में रही। और यहाँ ये इलाके में 1992 के साल में काफ़ी सारी मीटिंगें, कार्यक्रम हुई और समाज को किस तरह से इकट्ठा करना बड़े पैमाने पे उस पर चर्चा चली, शिविरें चली। और उसके बाद में जो है फलस्वरूप ये इलाके में निष्कर्ष निकाल के आदिवासी एकता परिषद का जो मुहिम है, आदिवासी एकता परिषद का जो आंदोलन है, वो ये इलाके से, मेरे गांव से पहली मीटिंग हुई और उसके बाद में आदिवासी एकता परिषद की शुरुआत हुई। सन 1994 में अंकुशवीर करके यहाँ नज़दीक में ही मेरे गांव से 8-10 किलोमीटर पे है, वहाँ पे एक पहला सम्मेलन यहाँ पे एकता परिषद का हुआ। उसमें भी काफ़ी सारे हम लोगों को संघर्ष करने पड़े। तो उस टाइम ये इलाके में 15, 20, 25 लोगों को भी इकट्ठा करना कठिन था। ऐसे में हम लोगों ने वहाँ पर 5000 लोगों का एक सम्मेलन किया। फिर वहाँ से ये इलाके में थोड़े संघर्ष हुए, खड़े हुए और फिर लोग भी इकट्ठा होने लगे। गांव-गांव ग्राम समितियां गठित करके लोगों में ये संगठन का अर्थ वगैरह सबको समझाने लगे और संगठन की ताकत ये भी लोगों को समझ में आई। छोटे छोटे छुट-फुट संघर्ष भी होते रहे, उससे लोगों में थोड़ा विश्वास भी हुआ और विश्वास पैदा होने के बाद में धीरे धीरे करके हम लोगों ने काफ़ी सारे सवाल ये इलाके से सुलझाने का जो सिलसिला है वो चालू किया।